अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 शो के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलमा और शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर एक नज़र डालेंगे। आपको बताते चलेंगे आज जो सबसे अहम टॉपिक होगा हमारे पास बात करने के लिए वो होगा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो उन्होंने खिताब किया है, जो करेंगे उस खिताब के हवाले से आपको बात करेंगे। बहुत आलमी सतह के ऊपर जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनके सरबराहान के साथ, बहुत से जो दीगर ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक भी हैं, उसके साथ ख़ास तौर पर जो मगरबी ममालिक हैं उनके सरबराहान के साथ जो उनकी मुलाकातें हैं वो बहुत अहमियत की हामिल है। उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। रूसी सदर के साथ उनकी होने वाली मुलाकात, उसके साथ साथ चीनी सदर के साथ होने वाली मुलाकात, और फिर उसके साथ जो सबसे अहम मुलाकात है वो अमेरिकन सदर जो बाइडन के साथ होने वाली मुलाकात है। अब सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है हमारे पास उसको हम शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और अपने कलीदी खिताब में वज़ीर-ए-आज़म हालिया तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को उजागर करेंगे और माहौलियाती तब्दीली के ख़तरे से इज्तिमाई तौर पर निपटने के लिए ठोस तजावीज़ पेश करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं को मसला कश्मीर समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र से भी आगाह करेंगे। इसलिए ये मुलाकातें नहायत अहमियत की हामिल हैं और जो खिताब होने वाला है उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें हमने शामिल भी की। ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, इससे दुनिया को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। और शायद हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इस वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में उनको खुद देख भी रहे हैं। इसके अलावा आपने जिन मुलाकातों का जिक्र किया बिलाशुबा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF के नुमाइंदों के साथ या इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ मुलाकात करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस वक्त हमें माशी तौर पर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर उन इदारों का किरदार बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे कर्जे हैं उसके सूद की मद में हमारी एक बड़ी रकम चली जाती है। तो जब एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं जब पाकिस्तान से जाऊँगा तो मैं दुनिया से अपील करूँगा कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनमें कुछ शराइत में नरमी बरती जाए या माफ़ कर दिए जाएं, क्योंकि हालिया सूरत हाल में मुमकिन नहीं है कि सूद की मद में इतनी बड़ी रकम अदा कर दी जाए। और इसके साथ साथ जब से जो मेरे ख्याल से जो इस वक्त इंपॉर्टेंट बात होगी, चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का 77वां इजलास है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और पूरी दुनिया के मंदूबीन जो है वो वहाँ पर मौजूद होंगे। तीसरे रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में एक और सरकारी सरगर्मी में से भरपूर जो है वो दिन गुजारेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा का जो हेडक्वार्टर्स है उसमें वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से दो तरफ़ा उमूर पर मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने जापानी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी मुलाकात होनी है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल साबरी याकूब से दो तरफ़ा उमूर पर अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बिल गेट्स से भी मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात भी बिलाशुबा अहमियत की हामिल है। बहुत सारी चीज़ों पर दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सकता है, ताउन के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, स्पेशली IT के शोबे में। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट की लॉबी में पाकिस्तान मिशन की जानिब से पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाही को उजागर करने के लिए जो तस्वीरी नुमाइश लगाई गई थी उसका दौरा भी करेंगे। और साथ ही साथ इससे पहले जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है शाहिद, वो है IMF के साथ जो हमारी और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम के साथ बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। सैलाब के बाद तामीर नौ के जो जारी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए दस्तियाब वसाइल पर तवज्जो मरकूज कराई है हालिया मुलाकातों में। बिल्कुल। और ट्विटर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने दूसरी मुलाकातों का जिक्र करते हुए बताया कि आलमी रहनुमाओं से सैलाब, मौसमियाती तब्दीली और सैलाब ज़दगान की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया है। नाज़रीन, आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर यकजहती का इजहार करते हुए मौसमियाती तब्दीली को आलमी मसला करार दिया है और कहा है कि इसका आलमी हल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के हालिया दौरे से मुतालिक भी आपको बताया। और अभी अगर हालिया इजलास की बात करें तो इस इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं और मालियाती इदारों के सरबराहों से मुलाकात भी हुई है। इस बारे में मज़ीद डिटेल से भी आपको आगाह करेंगे। आने वाले वक्त में साथ साथ जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में भी अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे। लेकिन ये मुलाकातें, इनके दौरान जो बातचीत हो रही है वो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि शायद हम देखते हैं कि ये जो मुलाकातें होती हैं इससे खारजा ताल्लुकात के लिए नई जहतें हमारे सामने आती हैं, नई राहें खुलती हैं। नवीद असर की एक रिपोर्ट है हमारे साथ, वो देख लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के सदर से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल हमदर्दी, यकजहती और ताउन का इजहार करते हुए कहा
کہ پاکستان میں آنے والی تباہی وہاں کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والا یہ مسئلہ دنیا کی توجہ کا مستحق اور عالمی مسئلہ ہے جس کا عالمی حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کاسا باکو روسی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ بات چیت میں وزیر اعظم نے توقع ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ان کی قیادت میں دنیا کو درپیش چیلنجز جن میں موسمیاتی تبدیلی، کورونا وبا، معاشی کساد بازاری، طاقت کے تناؤ اور متعدد پرانے اور نئے تنازعات کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے گی۔ تاریخی بارشوں اور بدترین قدرتی آفت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیا کہ بحالی اور تعمیر نو کے لیے عالمی برادری کی مدد انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی کے صدر کو مسئلہ کشمیر، افغانستان کی صورتحال اور اسلام فوبیا سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جامع اصلاحات کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے شفاف، مشاورتی اور تعمیری بین الحکومتی مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا جو تمام رکن ملکوں کے موقف اور توقعات پر پورا اتریں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر نیو یارک میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے بھی ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا سامنا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ملک کا زیادہ تر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور متاثرین کو فوری امداد کی اشد ضرورت ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی روک تھام کے لیے عالمی برادری کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ Pakistan is still underwater, needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed and wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change, and it's growing, not lessening. وزیر اعظم نے ورلڈ بینک کے صدر ڈیوڈ آر ملپاس سے بھی ملاقات کی۔ بات چیت میں ورلڈ بینک کے صدر نے کہا کہ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے عالمی برادری کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ملاقات میں پاکستان میں بنیادی ڈھانچے، زراعت، دیہی اور شہری ترقی، سماجی خدمات اور پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے عالمی بینک کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک کی شراکت داری کو سراہتے ہوئے معیشت کی مضبوطی، قیمتوں میں استحکام اور ملکی اقتصادی پالیسیوں سے متعلق حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کے پاکستان کے عوام اور معیشت پر اثرات کو کم کرنے کے لیے عالمی برادری کے کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے سیلاب کی امدادی سرگرمیوں کے لیے 372 ملین امریکی ڈالر فراہم کرنے پر ورلڈ بینک کا شکریہ ادا کیا۔ بات چیت میں ادارہ جاتی اصلاحات کے ذریعے پاکستان میں گورننس اور خدمات کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ورلڈ بینک کے صدر نے سیلاب سے متعلق امدادی سرگرمیوں میں پاکستان کی مدد کے لیے فوری طور پر 850 ملین ڈالر دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، آپ رپورٹ ملاحظہ کر رہے تھے اور اس رپورٹ میں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم اس وقت دورے پر ہے اور انتہائی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر قندیل عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت لائن پر۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ماہر بین الاقوامی امور ہے، آپ بہتر طور پر روشنی ڈال سکتے ہیں اس وقت وزیر اعظم جس دورے پر ہیں اور کل جو ان کا خطاب ہونا ہے اور 77ویں اجلاس کے حوالے سے کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ پورا دورہ اور اس دوران ہونے والی جتنی بھی جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے ویسے ہی دنیا کے ہر ملک کے لیے اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بن گئی ہے کیونکہ پاکستان فلڈ کی وجہ سے ایک سیریس کرائسس کا شکار ہے۔ اور اس اجلاس کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک موسٹ ہائی لائٹڈ جو ایشو تھا وہ پاکستان گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے اور ڈپلومیسی کی وجہ سے وہ پاکستان کا فلڈ ایشو رہا ہے، جس میں یو این کے جنرل سیکرٹری نے بھی اس کا ذکر کیا، یو ایس کے پریزیڈنٹ نے بھی اس کا ذکر کیا اور کئی جو اور لوگ وہاں پہ تقریر کرنے آئے انہوں نے بھی پاکستان کے فلڈ کے ایشوز کا ذکر کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو صرف ایک کنٹری کا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کنٹریبیوشن جو انوائرمنٹل چینجز ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا اس میں ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ بڑی کامیاب رہی ہے کہ دنیا کو ریئلائز کرا سکے ہم کہ ہم ایک سیریس کرائسس کا شکار ہیں، اور امید رکھنی چاہیے کہ اس ریئلائزیشن کے بعد دنیا پاکستان کی سپورٹ بھی کرے گی۔
डॉक्टर साहब, बिलाशुबा उम्मीद रखनी चाहिए कि दुनिया पाकिस्तान की सपोर्ट करेगी, लेकिन इस वक्त हमें माली लिहाज से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारे 4 सूबों में GB में सैलाबी सूरत हाल है, इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। हमारी एक बड़ी रकम, इससे पहले भी मैंने कहा कि कर्ज़ों की मद में, सूद की मद में चली जाती है। तो इस वक्त हमें माली तौर पर रिलीफ की ज़्यादा ज़रूरत है। IMF के साथ या वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ जो हमारी मुलाकातें, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें कितना रिलीफ एक्सपेक्टेडली मिल सकता है? देखिए, एक जनरल ट्रेंड है दुनिया में कि जब इस तरह के क्राइसिस किसी मुल्क पर आते हैं तो ना सिर्फ ये कि उसके जो ऑलरेडी लोन्स होते हैं उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, कुछ लोन्स माफ़ किए जाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो एड है, यानी एक इमदादी रकूम है, वो भी दी जाती हैं। तो ये तीनों आइटम जो है इस वक्त इसके ऊपर काम हो रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो UN के जनरल सेक्रेटरी जब पाकिस्तान आए थे तो बड़े खुले तरीके से उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इसमें कोई ख़ास कसूर नज़र नहीं आता, कि ये जब सैलाब आए हैं तो ये अगर किसी और मुल्क में भी ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं तो यही क्राइसिस फेस करने पड़ते। यानी इसमें वो मैसेज ये देना चाह रहे थे कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब एनवायरमेंटल चेंजेस में उनकी कंट्रीब्यूशन है तो उसके नतीजे में आने वाले क्राइसिस में भी उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल पावर के जो पाकिस्तान के ऊपर लोन्स हैं, सबसे पहले तो उसमें से एक कंसिडरेबल पोर्शन जो है वेव हो जाना चाहिए, माफ़ हो जाना चाहिए, और बाकी कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि जो लोन्स वापस करने हैं। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम बना के पाकिस्तान को इस हद तक मदद देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने आवाम को दोबारा ज़िंदगी की तरफ ला सके। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंदील अब्बास, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर, और इस हवाले से अपनी राय का जो है वो इजहार कर रहे थे। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है वहाँ पर इसको बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ की ज़रूरत होगी, और कुछ ब्रीदिंग स्पेस भी पाकिस्तान को चाहिए होगी जो इसके ऊपर कर्जे हैं और उनकी जो एक साथ इसने पे करनी है, ताकि ये अपनी जो डेवलपमेंट है और जो रिहेबिलिटेशन का फेज़ है उस पर फोकस कर सके। कुछ मजीद खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूरोपियन कमीशन के सदर ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म और उर्सुला वॉन डर लेयन ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार को उजागर करने और फौरी रद्द-ए-अमल की अपील पर अमरीकी सदर जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया है। ट्विटर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। ऐसे हालात में सैलाब में फंसे ख़वातीन और बच्चों की मदद की पुकार पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात से निपटने के लिए तरक्की याफ्ता दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क में सैलाब मुतासिन की बहाली के हवाले से ऑनलाइन जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF की MD और सदर वर्ल्ड बैंक की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। रिपोर्ट करेंगे आगा मसूद। सैलाब ज़दगान की बहाली से मुतल्लिक ऑनलाइन जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से पाकिस्तान के अवाम अपने वसाइल से ये गैर मामूली नुकसान पूरा नहीं कर सकते। लाखों बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार हैं जो वबाई अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान से होने वाली मुलाकातें मस्बत रहीं, जिनमें उनकी जानिब से हर मुमकिन ताउन का अयादा किया गया। इस वक्त माशी सूरत हाल के साथ जो सैलाब की जो तबाहकारी है उसके नतीजे में अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम अपने वसाइल से ये जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने से कासिर हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया है और दोस्त ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा, और जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं IMF की तरह, वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो इदारे हैं, उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। और इस वक्त जो हमें जितना भी रिलीफ जहाँ से मिल सके हमें वो लेने की भरपूर कोशिश करनी है। बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान के जो सैलाब की सूरत हाल है उनको बताई गई और उन्होंने इजहार अफसोस किया और पूरी यकीन दहानी कराई कि हम पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में जो भी मुमकिन है हम मदद करेंगे।
विफाकी वजीर मनसूबा बंदी व तरक्की एहसन इकबाल को नैब में बेगुनाह साबित होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने महज सियासी इंतकाम की खातिर अपोजिशन पर झूठे मुकदमात बनाए। एहसन इकबाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको जो बेगुनाही है नैब में उनकी, हाई कोर्ट ने जो उनको क्लीन चिट दी है, तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है। और किस तरीके से पिछली हुकूमत ने विच हंटिंग की और किस तरह ऑपोजिशन को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करके उनको सजा दिलवाने की एक भौंडी कोशिश की। इजलास में वजीर आजम को सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के इकदामात की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया गया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर COP27 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली तमाम अक़वाम और लोगों के वजूद के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में पाकिस्तान का सबसे कम हिस्सा है। पाकिस्तान को हीट वेव, ग्लेशियर्स के पिघलने, खुश्क साली और तूफानी बारिशों जैसी आफात का सामना है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हो चुका। पाकिस्तान में सैलाब की हालिया सूरत हाल से आलमी बरादरी को मिलकर निपटना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी। फ्रांस 24 से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब के बायस 1500 से ज़्यादा अमवात हुई और इसके अलावा इस आफत ने सेहत और फूड सेफ्टी के हवाले से एक बड़े बहरान को जन्म दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को तकरीबन $30 बिलियन की इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद की पेशकश के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की तारीफ़ की। We are still in an active disaster at the moment, unfortunately. The scale of the tragedy, the climate catastrophe in Pakistan is of truly apocalyptic and biblical proportions. We've all heard the story of Noah and the Noah's floods, where, according to the Bible, it rained for 40 days and 40 nights. We're still in the rescue and relief phase of this tragedy. And the irony of this is that Pakistan produces a negligible, about 0.8% is our carbon output, but with one of the 10 most climate stress countries on the planet. And 33 million people, one seventh of our population has been affected by this tragedy. They're paying in the form of their lives and their livelihoods for a catastrophe that they didn't help create. We face the threat of an epidemic of waterborne diseases as a result. So we're going to have a health catastrophe as well. Then, as you mentioned, with 4 million hectares of standing crop damage. But every crisis creates an opportunity. And in this crisis, the opportunity is that we must build back in a more resilient way, in a greener way, where we'll have green infrastructure, green energy, climate resilient infrastructure, and create green jobs and green opportunities. That is the way forward. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा ने अक़लियतों के हकूक़ पर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुत्व नज़रिए पर अमल पैरा भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। उनका कहना था कि भारत में अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। दुनिया को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इक़दामात करने होंगे। पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की गई है। न्यूयॉर्क में कश्मीर से मुतालिक OIC राब्ता ग्रुप का इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। मकबूजा कश्मीर में यकतरफा भारतीय इक़दामात का मकसद इलाके की मुतराज़ा हैसियत और आबादी का तनासुब तब्दील करना है। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना भारत की ज़िम्मेदारी है। सैलाब मुतासिरीन के लिए पाकिस्तान आने वाली एंजेलिना जूली ने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया और एंजेलिना जूली ने सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज कराने के आज़म का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा किया। एंजेलिना जूली ने कहा कि मुश्किलात की शिकार अवाम की मदद में पाक फौज दिन रात मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान लाखों सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनने पर अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी मंदूब एंजेलिना जूली का शुक्रिया अदा करता है।
ट्विटर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एंजेलिना जूली और दूसरे तमाम गुमनाम हीरोज़ का सैलाब मुतासिन की आवाज़ बनना काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि मुतासिन की ज़िंदगियाँ और ज़रिया माश सैलाबी पानी से तबाह हो चुके हैं। दुखी इंसानियत के लिए एंजेलिना जूली और दीगर गुमनाम हीरोज़ की हमदर्दी हमेशा याद रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में खातून जज को धमकाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने तौहीन अदालत के मुर्तकिब इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का मामला 3 अक्टूबर तक मौखर कर दिया। इमरान खान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू पेश होकर खातून जज से ज़ाती हैसियत में माफ़ी मांगने और मुस्तकबिल में ऐसा दोबारा न करने की यकीन-दहानी करा दी। केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतम इनल्लाह ने कहा कि हमें तौहीन अदालत केस कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस अंदाज में ऐसा कहा गया वो काबिल फ़िक्र था। अदालत ने इमरान खान की माफ़ी की सदा को सराहते हुए कहा कि आपका बयान रिकॉर्ड पर है, इसे बयान हल्फी की शक्ल में अदालत में जमा करा दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत जमा कराए गए बयान हल्फी का जायजा लेगी कि इसकी समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को एक बार फिर कौमी असेंबली में वापसी और पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने का मशवरा दिया है। कौमी असेंबली से तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर करने से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत दौरान 2 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने कहा कि अवाम ने नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया है, पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीसा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब के बायस बेघर हैं, बैरून मुल्क से लोग मुतासिन की मदद के लिए आ रहे हैं। पीटीआई को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के बगौर जायजे के बाद फैसला दिया है। अदालत के लिए स्पीकर के काम में इस किस्म की मुदाखलत मुश्किल काम है। दौरान समाअत पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कासिम सूरी ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, जिसके बाद दोबारा तस्दीक नहीं की जा सकती। बेंच के रुकन जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा कि कासिम सूरी के फैसले में कहीं किसी रुकन का नाम नहीं जिसका इस्तीफा मंजूर किया गया हो। तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस मामले में अदालत कैसे आ सकती है? इस्तीफा देना किसी रुकन का इनफरादी अमल है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इस्तीफों की स्क्रूटनी से क्या मसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या स्पीकर से कभी पूछा गया कि वो इस्तीफों की तस्दीक क्यों नहीं कर रहे? स्पीकर के काम का अपना तरीकाकार है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? अदालत ने पीटीआई के वकील को मजीद तैयारी और मुवक्किल से हिदायत के लिए वक्त देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन, नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक सैलाब से 13,000 किलोमीटर तवील सड़कों और 392 पुलों को नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर्स ने 20 परवाजें की, जिनके जरिए मुतासिरीन को 19 टन से ज़ायद खुराक पहुंचाई गई। अब तक पानी में फंसे हुए 4,600 से ज्यादा अफराद को हेलीकॉप्टरों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अब तक 147 इमदादी कैंप और इमदादी सामान जमा करने के लिए 284 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अब तक 8,000 टन से ज्यादा सामान सैलाब मुतासिरीन में तकसीम किया गया। सैलाब के इलाकों में 300 से ज्यादा तिब्बी कैंप लगाए गए, जिनमें 1,26,000 मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की गई। अब तक 9,000 टन खुराक, 1,500 टन जरूरी अशिया भी लोगों में तकसीम की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से टांग के इलाके कोड़ में सैलाब मुतासिरीन के लिए 100 घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। ये मकानात हालिया बारिश और सैलाब में तबाह होने वाले घरों के मालकान को दिए जाएंगे। मकानात के साथ पीने के पानी की फराहमी के लिए ट्यूबवेल और डिस्पेंसरी की तामीर पर भी काम जारी है। मनसूबे के तहत मकानात की तादाद को 1,000 तक बढ़ाया जाएगा। जिला कच्छी बोलान में बारिशों से मुतासरा रेलवे पुल की दोबारा तामीर का काम शुरू हो गया है। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट रेलवे बलूचिस्तान निसार अहमद का कहना है कि ब्रेक रेलवे स्टेशन के करीब शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा पुल पर काम का आगाज कर दिया गया, जिसकी तामीर 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। पुल को नुकसान पहुंचने से कोयटा का रेल लिंक दूसरे सूबों से टूट गया था। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने गुज़श्ता हफ्ते मुतासरा पुल का दौरा किया था। इस्लामाबाद आर्ट गैलरी में फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जो 17 अक्टूबर तक 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खत्ताती और पेंटिंग की नुमाइश से हासिल होने वाली रकम सैलाब मुतासिरीन को अतिया की जाएगी। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। सैलाब ज़दगान की बहाली और इमदाद के लिए हर तबका फिक्र अपनी अपनी काविश कर रहा है। ऐसे में आर्टिस्ट भी इन बेघरों और सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद को आगे आए हैं। पेंटिंग्स और फनपारों की नुमाइश जारी है। हासिल शुदा रकम अतिया की जाएगी। हुनरकदा के डायरेक्टर जमाल शाह कहते हैं, फनकारों का दिल मुतासिरीन के लिए ज्यादा धड़कता है। जिस किस्म का सैलाब आया, ये मैंने अपनी जिंदगी में
اس لیول کی ڈیواسٹیشن نہیں دیکھی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. آرٹسٹ تو کوئی کھالیں شالیں جمع نہیں کر سکتے ہیں, چندے جمع نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنا کام جو انہوں نے کیا ہوتا ہے جس فیلڈ میں ہوں وہ بہت سخاوت سے سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک سائلنٹ آکشن اور لائیو آکشن کے ذریعے یہ کام نیلام کریں. کتنی ہی محنت اور لگن سے بنائے گئے ان فن پاروں کے خالق فروخت ہونے والے فن کی قیمت کو سیلاب زدگان کی بحالی کی امداد کے لیے عطیہ کریں گے. فلڈ افیکٹس کے لیے جو یہ کاوش ہے آرٹسٹوں کی ہمیشہ سے رہی ہے, اور اس میں کریڈٹ ان تمام آرٹسٹ کو دیتی ہوں جنہوں نے اس کاز پہ, اس کال پہ لب بیک کیا ہے. ہم پینٹنگز لے کر آئے, ہم خود آئے تاکہ ہم اس کاز کو سپورٹ کریں. ایسی شاہکار پینٹنگز اور فن کو دیکھنے والے کہتے ہیں اتنی مہارت سے کیا ہوا کام اتنے اعلیٰ مقصد کے لیے عطیہ کیا گیا ہے. میں بہت سالوں کے بعد پاکستان آئی ہوں اور مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ یہاں پہ جو آرٹسٹ کی محنت ہے ٹو کنٹریبیوٹ, جو کاز کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ایکچولی لوگوں سے کہ آئیں, دیکھیں, ایڈمائر کریں اور سمجھیں کہ کتنا کچھ یہ لوگ اپنی محنت کے تھرو اس کاز کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام آباد آرٹ گیلری میں یہ نمائش 7 اکتوبر تک جاری رہے گی. آرٹسٹ کہتے ہیں یہ فن اگر عوام کی فلاح کے کام آ جائے تو اس سے بہتر بھلا اور کیا ہو سکتا ہے. وقار حیدر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ناظرین, پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 سیریز کا دوسرا میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آج کھیلا جائے گا, جبکہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا اور PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. 7 میچز کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. پہلے میچ میں انگلینڈ نے 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. پاکستانی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 158 رنز بنا سکی. انگلش ٹیم نے مطلوبہ ہدف آخری اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی نیوز ایٹ 6 کا وقت ختم ہوا. ایک شارٹ بریک, اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے علاقائی خبریں. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن.